Hello everyone, my name is Ankita Rai. इस लेक्चर में we will be starting with a new chapter of class 11th which is chapter 2nd and that is biological classification. और इस chapter में we'll be dealing with in this lecture we'll be dealing with the introductory part. हम पढ़ेंगे कि biological classification क्या होता है and क्या importance है biological classification का हमारे life में या living organisms की actually life में, एंड किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ एंड हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट प्रोसीडेड एंड कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम अभी पढ़ते हैं. ऑलराइट, सो विल बी डीलिंग विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर. नाउ ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेसिकली अ मेथड. क्लासिफिकेशन एक तरीके का वो तरीका होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. वी एक्चुअली क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स into convenient category or we arrange living organisms into different hierarchical groups on the basis of their similarities as well as differences or dissimilarities. So biological classification को अगर हम define करें या इसका अगर हम definition दें, so it is basically a method of arranging organisms into hierarchical groups on the basis of similarities and differences, and that hierarchical groups can be on the basis of groups into subgroups. वो फिर further divided होता है into convenient groups and subgroups में. नाउ द थिंग दैट अराइजेस, वो ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में ज़रूरी क्यों है. वाई देयर इज़ अ नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसलिए ज़रूरी होता है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सिंस वी ऑल नो कि हमारे इस पूरे बायोस्फीयर में, इस अर्थ में देयर आर अ लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स परसिस्टिंग एंड सस्टेनिंग. तो उनको, उनके फीचर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाना, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाना एंड कैरेक्टराइज कर पाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि जब हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में हम डाल देते हैं तो उससे हमें पता चलता है दैट येस अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप और सब ग्रुप, और उसके बेसिस पर, उसके फीचर्स के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर थ्री थिंग्स. वन, इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन इज दैट कि ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी रिलेशनशिप पता करने में हेल्प करता है. सो इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम किसी सिंगल ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो क्लासिफाई कर नहीं रहे हैं. सो हम क्या करते हैं कि जब हम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक एबिलिटी देता है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेस, डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंसेस के बेसिस पर, कैटेगराइज भी कर सकते हैं सिमिलैरिटीज के बेसिस पर. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज दैट कि हमें ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग्स द ऑर्गेनिज्म या बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है. उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ट्रेस करने में हेल्प करता है. फाइन. So it is basically a method of arranging living organisms into hierarchical groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. Now, what is the importance of biological classification, or what is the importance of actually the classification? So it basically helps in identifying and characterizing the features of an organism. So this was about the three importance of classification: identifying and characterizing, establishing relationship among different groups of organisms, and helps in establishing the phylogenetic and evolutionary relationship among organisms. All right, now जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन शुरू किसने किया? The question that comes to our mind is classification actually शुरू कैसे हुआ? Aristotle was the person who first classified plants into three different convenient categories on the basis of their morphological characters. So Aristotle पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में on the basis of their morphological characters, and उन्होंने एनिमल्स को कैटेगराइज किया था on the basis of presence और absence of RBCs.
So if the animals they had the presence or they were devoid of RBCs or red blood cells, then उनको they were termed as anaema, and अगर उनमें RBCs present होता है then they were termed as enema. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, आई विल बी गिविंग अ ब्रीफ नोट ऑन इट. ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन अर्लियर टाइम्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय Aristotle. So Aristotle was the first one or first scientist to start the system of classification. So he was the first to start the system of classification, and Aristotle classified plants into 3 groups, and those 3 groups were trees, shrubs and herbs. And ये जो categorization था tree, shrubs and herbs का, this was primarily based on morphological characters of plant. ये morphological characters of plants पे based था. And he also classified animals. He classified plants and he also classified animals into 2 categories. One was called the anaema, that means without red blood cells, and the second was enema, that means with RBCs. ऑलराइट, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज था क्लासिफिकेशन का जो एरिस्टोटल ने दिया था. तो एरिस्टोटल ने शुरुआत तो कर दी थी, बट दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ टू बी फ्लरिश्ड फर्दर. इनका फिर फर्दर एक तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ. ये देखा गया कि प्लांट्स का जो कैटेगराइजेशन किया एरिस्टोटल ने ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, वो बहुत लिमिटेड था. देर आर अ लॉट ऑफ प्लांट जो ना ही ट्रीज में आते हैं, ना ही श्रब्स में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं. सो दैट हैव टू बी पुट इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी. ऑलराइट, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के सेल टाइप के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, न्यूट्रिशन के बेसिस पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. सो द सिस्टम ऑफ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम शुरू करते हैं तो किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट स्टार्टेड विथ 2 किंगडम. हम सबसे पहले 2 किंगडम से शुरू हुआ था. तो इसमें जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं, सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन was actually proposed by Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus was the scientist जिन्होंने 2 kingdom classification दिया था. And this 2 kingdoms were, इन्होंने डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में. One was plantae, that means plants, and the other was animalia. तो इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. द नेक्स्ट वॉज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, दिस वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल. सो ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया उन्होंने. एंड फिर इसमें एक और कैटेगरी आ गया, दैट वाज प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ऑलराइट, इसके बाद द नेक्स्ट केम फॉर द 4 किंगडम classification, and this 4 kingdom classification was proposed by Copeland. ये कोपलैंड ने दिया था, एंड इन्होंने फिर कैटेगराइज कर दिया इनटू 4 किंगडम्स, एंड दोज 4 किंगडम्स वर
मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ऑलराइट, तो ये जो सबसे लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन था, दैट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। इन सारे क्लासिफिकेशंस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे और उन ड्रॉबैक्स की वजह से इन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को अप्रूवल उतना नहीं मिला, पॉपुलराइजेशन उतना नहीं मिला। दैट बिकॉज समवेयर और द अदर कुछ ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं छूट जा रहे थे, ठीक है। कुछ कहीं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कुछ छूट जा रहे थे, तो कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स छूट जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, दैट डिडंट बिकेम पॉपुलराइज्ड, वो पॉपुलराइज हुआ ही नहीं। एंड इसीलिए लास्ट में एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, and this 5 kingdom system of classification was proposed by R.H. Whittaker and it was in 1969. all right, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 किंगडम्स के नाम दे दिए। सो दोज 5 किंगडम्स वर मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, Plantae and the final was Animalia. ऑलराइट, तो इन्होंने 5 किंगडम्स के अलग अलग नाम दे दिए। तो ये एक ऐसा कैटेगरी था जिसमें एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स गॉट इंक्लूडेड। हर टाइनी ऑर्गेनिज्म से लेकर के हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक, इसी में सब कुछ इंक्लूड हो गया। एंड दैट्स व्हाई दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था, इट पॉपुलराइज्ड एंड हम सबसे ज़्यादा इसको वाइडली स्टडीड करते हैं। तो हमें जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन सब में पढ़ना है, दैट इज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। तो इनका जो ये क्लासिफिकेशन था, जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने कुछ पॉइंट्स को लिए, कुछ कैटेगरीज को बहुत कन्वीनियंटली ऑब्जर्व किया और उन कन्वीनियंट कैटेगरीज के बेसिस पर या ऑप्शंस के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए थे। 5 कैटेगरीज था जो कि इन्होंने कंसीडर किया था आर.एच. विटेकर ने, एंड दोज वर द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं इनका जो सेल स्ट्रक्चर है या थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दीज वर द 5 पॉइंट्स जो कि इनका मेन क्राइटेरिया, जो इन्होंने मेन क्राइटेरिया एज यूज किया था फॉर क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। सो वी कैन राइट इट हियर एज, तो जो मेन क्राइटेरिया था वो 5 थे। दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, देन इट वाज थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज मोड ऑफ nutrition, reproduction, and then phylogenetic relationships। तो ये 5 कैटेगरीज थे या क्राइटेरिया थे रादर, जो कि आर.एच. विटेकर ने यूज़ किया था फॉर प्रपोजिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगी एंड दिस टेबल विल गिव यू गाइज कंपैरेटिव एनालिसिस कि क्या तरीका था या 5 किंगडम में वो जो की पॉइंट्स थे, जो ये मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं या की क्राइटेरियाज इंक्लूड किए हैं, इनका क्या रोल हुआ उस डिफरेंट किंगडम्स को क्लासिफाई करने में। राइट, so the first feature that was taken was cell type. So if we consider the cell type category, Monera जो होते हैं, they are prokaryotic, these are also
eukaryotic. These are eukaryotic. And same is with plants and same is with animals. Alright, so ये cell type का था category. The next was cell wall. Monra का जो cell wall होता है, it is basically non-cellulosic cell wall, or the cell wall which is made of peptidoglycan, जो पेप्टिडोग्लाइकन का जनरली बना होता है. प्रोटिस्टा में जो जाएगा, इट इज़ प्रेजेंट इन सम कैटेगरी, सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स और सम एनिमल्स जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं. फंजाई का इट इज़ मेड ऑफ काइटिन. प्लांट का इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज एज वी ऑल नो. एंड एनिमेलिया द सेल वॉल इज एब्सेंट. ऑल राइट, तो ये चीज़ हो जाएगा. द थर्ड कैटेगरी वॉज न्यूक्लियर membrane. So if we consider nuclear membrane, तो nuclear membrane is absent. इसमें present होता है क्योंकि ये eukaryotic है. So here it will be present. Plants में भी present होता है and animals will be present. All right. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हो गया. इसके अलावा द फोर्थ कैटेगरी वॉज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ वी कंसीडर द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, तो इसमें हम यहाँ पे एक बाइफर्केशन अगर करें, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनरा का इज सेल्यूलर. ऑलराइट. प्रोटिस्टा का इज मल्टी सेल्यूलर टू loose tissue. Fungi का is tissue to, it's actually tissue, multicellular to tissue हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इसमें, multicellular to tissue. All right. Plants में it is tissue to organ. And in case of Animalia, it is tissue to organ system. तो ये कैटेगरीज इनका हो जाएगा. एंड जो लास्ट मेरा कैटेगरी बचता है वो हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो इफ़ यू कंसीडर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट, जो मोनरा होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक में दे कैन बी फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ऑल राइट. एंड दे कैन बी एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो. हेटरोट्रॉफिक ना हेटरोट्रॉफिक में जब हम देखते हैं तो हेटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं. ठीक है. सो दे कैन बी कंसीडर्ड एज सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक. ऑल राइट. जब हम प्रोटिस्टा का कंसीडर करते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज प्लस हेटरोट्रॉफिक, दोनों होते हैं ये. All right. Fungi is completely heterotrophic. एंड हेटरोट्रॉफिक में भी स्पेशली जब हम देखते हैं तो ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं. दैट मीन्स सिंस दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो दे आर जनरली सैप्रोफाइट्स हेटरोट्रॉफिक में भी. ऑलराइट. प्लांट्स एज वी ऑल नो इज ऑटोट्रॉफिक and animals is heterotrophic. So it can be holozoic or saprozoic. We can consider it as both.
ऑलराइट, सो ये वो 5 क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स हैं जिनके कैटेगरीज को क्राइटेरिया को यूज़ करके अलग अलग क्राइटेरिया, दीज वर द 4 क्राइटेरिया, 5 वो क्राइटेरियाज थे जिनके क्राइटेरिया को यूज़ करके अलग अलग सिस्टम से RH विटेकर ने क्या किया था, कैटेगराइज किया था इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये हम लोगों ने जाना, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स, और किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, हु स्टार्टेड एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड व्हाई हम लोगों ने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा जो हमें इसमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सो दिस वाज अबाउट द introduction of the biological classification. In the next lecture we'll be dealing with the Monera. हम लोग Monera से स्टार्ट करेंगे, Monera के बारे में जानेंगे कि Monera एक्चुअली कौन से ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका कोई एडवांटेज है कि नहीं या ये कोई डिसएडवांटेज है कि नहीं, तो वो सारे फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।